तो चलिए दोस्तों, आज पढ़े लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 4 एसएसटी का अर्थशास्त्र का चैप्टर का नाम है हमारे वित्तीय संस्थाएं। इसका हम ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन और दोनों देखेंगे लोग बुक का। आज देखते हैं ऑब्जेक्टिव सबसे पहले। तो ओके, ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट में देखिए क्वेश्चन क्या है गैर संस्था वित्तीय प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संस्था क्या है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संस्थागत क्या है? तो हमारा आंसर होगा ग व्यापारिक। क्या होगा? व्यापारिक। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है इनमें से क्या है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? कौन सा है संस्था? तो हमारा व्यापारिक बैंक। ऑप्शन नंबर ग सही होगा, व्यापारिक बैंक। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। 3 में क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंक की संस्था कितनी है? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंक की संस्था कितनी है? तो 25 है। ऑप्शन नंबर का ग सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखिए क्या है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर ख सही होगा, भूमि विकास बैंक। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं लोग। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, किसको? मुंबई को। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 7 को देखते हैं लोग। 7 में क्या है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो हमारा ऑप्शन नंबर ख 1919 ईस्वी में बनी। कब बनी थी? 1919 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संस्था है कितने? देश में अभी कार्यरत शहरी में ग्रामीण की कितना है? 196 196। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो 1969 में किया जाए। कब किया था? 1969 में। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, वित्तीय संस्थान आपसे, यहाँ पर सी होगा, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? तो हमें इसका उत्तर देखिए क्या लिख सकते हैं लोग। वित्तीय संस्थान मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्था को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों का संपादन करती है। क्या करती है? लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हेतु साख और मुद्रा की आवश्यकता हेतु का संपादन करती है, कार्य को संपादन करती है। वित्तीय संस्थान के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों के लिए मौद्रिक प्रबंधन किया जाता है। क्या किया जाता है? मौद्रिक प्रबंधन किया जाता है। ये संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप, क्या है, ये संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए उसके आवश्यकता के अनुरूप अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करती है। कब? अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख अथवा ऋण की सुविधा को प्रदान करती है। देखिए और आगे लिख सकते हैं लोग, किसी भी आर्थिक और व्यावसायिक कार्य के संपादन के लिए रुपए की आवश्यकता होती है। क्या है? किसी भी आर्थिक कार्य के लिए, आर्थिक कार्य के संपादन के लिए रुपए की आवश्यकता होती है। किसी भी उद्यमी के पास इतनी अधिक आर्थिक संसाधन नहीं होती कि वे अपने बलबूते पर अपने व्यवसाय को चला सके। क्या है? किसी के पास भी इतना आर्थिक व्यवस्था नहीं होती जो अपने पर ही उसको चला सकते हैं।
आर्थिक नहीं होती कि वो अपने बलबूते पर वो चला सके। ऐसे परिस्थिति में वित्तीय संस्था उनके लिए उनकी आवश्यकता एवं मांग को अनुरूप वित्तीय संस्था उपलब्ध करते हैं। ऐसी स्थिति में वो उसका उपलब्ध कराती है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है, संक्षिप्त में वर्णन करें। राज्य के वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाए उसको संक्षिप्त में वर्णन करना है। इसका उत्तर लिख सकते हैं लोग। ए नंबर, संस्थागत वित्तीय संस्था तथा गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। क्या है? संस्थागत वित्तीय संस्था और गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। देखिए संस्थागत वित्तीय शाखाओं के अंतर्गत सरकारी बैंक, प्राथमिक सरकारी समिति, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड आते हैं। क्या चाहिए? ये आते हैं। आगे गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के महाजन, सेठ, साहूकार, किसान, रिश्तेदार आदि आते हैं। क्या है? गैर संस्थागत में कौन को आते हैं? महाजन, सेठ, साहूकार, किसान और रिश्तेदार आदि आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण को सहज स्रोत है। क्या है? सहज स्रोत है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है, क्वेश्चन है किसानों के साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? किसानों को साख और ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? तो हम इसका उत्तर देखिए क्या लिख सकते हैं लोग। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अधिकांश किसान छोटे या सीमांत क्षेत्र के होते हैं। क्या है? छोटे और सीमांत क्षेत्र, वो छोटा जगह होता है वहाँ के होते हैं जिसके पास आय की कमी होती है, किसके पास कोई पैसा आय के रुपए की कमी होती है, तथा वे अपने बचत के बराबर कर पाते हैं। वो बचत नहीं करे बराबर, उसके पास उतना नहीं होता है। परिमाण स्वरूप कृषि एवं उसके संबंधित उद्योग में अच्छे निवेश नहीं कर सकते। काची इसके परिमाण स्वरूप क्या है? कृषि एवं उनके संबंधित उद्योग के अच्छे निवेश नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त साख एवं अथवा ऋण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उनको वित्तीय संस्था प्राप्त होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की राशि को स्वीकार करती है? व्यावसायिक बैंक है कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार कर, संक्षिप्त में वर्णन करें, यानी कि विस्तार में उसको वर्णन करना है। तो हमें उसका देखिए उत्तर लिखते हैं। व्यावसायिक बैंक प्राय 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, जो निम्नलिखित है। देखिए इसका हमें देखिए आगे देखिए फर्स्ट नंबर क्या है? अस्थायी जमा खाते में रुपए एवं अनिश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए भी जमा किया जाता है। 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए भी इसमें जमा किया जाए निश्चित। इस निश्चित अवधि के अंदर साधारणतया यह रकम नहीं निकाला जा सकती है। साधारणतः ये रकम नहीं निकाली जा सकती। इस प्रकार के जमा को सावधि जमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सावधि जमा कहते हैं। इस अवधि के अंदर जमा की गई राशि पर बैंक आकर्षक ब्याज भी देती है। क्या है? इस राशि पर जमा की गई बैंक आकर्षक ब्याज भी देती है। देखिए दूसरा नंबर 2 नंबर देखिए इसका क्या है। 2 नंबर में चालू जमा खाते के में रुपए जमा करने वाले अपने इच्छा अनुसार रुपए जमा कर सकते हैं। क्या इसमें जमा करने वाले जो भी है वो अपने इच्छा अनुसार रुपए जमा कर सकते हैं अथवा निकाल सकते हैं। जमा भी कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार और उसे निकाल भी सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहती, इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिबंध नहीं रहता है। सामान्य इस प्रकार
का जमा व्यवसायियों तथा बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए विशेष बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए विशेष सुविधाजनक होती है। क्या है, इसके लिए बड़ी बड़ी विशेष सुविधा इसका जनक होती है। मांग जमा भी कहते हैं, इसे उमांग जमा भी कहते हैं। और अब देखते हैं 3 नंबर में, देखिए क्या है। संचयी जमा इस प्रकार के खाते में रुपए जमा करने वाला जब चाहे रुपए कर सकता है, जब चाहे रुक कर सकता है, किंतु रुपए निकालने का अधिकार सीमित है। क्योंकि इसमें रुपए जमा कर सकता है लेकिन उसके निकालने का अधिकार सीमित है। वो भी एक निश्चित रकम से अधिक नहीं, वो भी एक निश्चित रकम है, उसका उससे अधिक नहीं निकाल सकता है। इसमें चेक भी सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसमें क्या है, चेक की भी सुविधा प्रदान की जाती है। अब देखिए 4 नंबर में क्या है। 4 नंबर देखिए, आवर्ती जमा इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक साधारणतया अपने ग्राहकों के तिमाही एवं निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि जैसे 60,000 या 72 माह 60 माह या 72 माह के लिए ग्रहण करती है। कितने माह के, 60 माह या 72 माह के लिए ग्रहण करता है और इसके बाद एक निश्चित रकम भी देता है। इसी प्रकार एक अन्य जमा संस्था समयावधिक जमा भी कहते हैं। इसे क्या है, जमा संचयी समयावधिक जमा भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसका हमारा 4 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं लोग। देखिए, सहकारिता का अर्थ है क्या है, सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। क्या होता है, एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। लेकिन अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग अधिक क्या चाहिए, अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है। क्या चाहिए, अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है। देखिए, सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर अधिक के हितों की वृद्धि करता है। क्या है, जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इच्छा पूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आदि के हितों पर वृद्धि करता है। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को ही कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है। क्या है, इसमें मनुष्य किसी आर्थिक पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है। सहकारिता का सिद्धांत यह भी बताता है कि विपिन एवं शक्तिहीन व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापारिक के सहयोग के सराह जैसे भौतिक लाभ अथवा सुख प्रदान कर सकते हैं। क्या है, भौतिक लाभ अथवा सुख प्राप्त कर सकते हैं जो धनी और शक्ति संपन्न व्यक्ति के उपलब्ध जो हो। क्या है, धनी और शक्ति संपन्न व्यक्ति को उपलब्ध हो और जिससे उनका नैतिक विकास हो, जिससे उसका नैतिक विकास हो सकता है। सहकारिता के द्वारा जीवन के ऐसे उच्च एवं अधिक समुद्र स्तर की वास्तविक सिद्धि की आशा की जाती है। क्या चाहिए, वास्तविक सिद्धि की आशा की जाती है जिसमें श्रेष्ठतम कृषि तथा समृद्ध जीवन संभव हो सके। क्या है, समृद्धि जीवन संभव हो सके। अतः इसके सिद्धांत जब प्रत्येक के लिए और क्या है, जब प्रत्येक के लिए है और प्रत्येक सब के लिए ये है। इस तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, स्वयं
सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप क्या समझते हैं? तो इसका में देखिए उत्तर लिख सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15-20 व्यक्ति का एक अनौपचारिक समूह होता है। क्या है? 15 से लेकर 20 व्यक्ति की एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपने बचत तथा बैंकों के लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक के जरूरत को पूरा करता है। जैसे वो बचत के बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरत को करता है, पूरा करता है। और विकास गतिविधि चालक गांवों के विकास और पहलिया सशक्तिकरण के योगदान करता है। इस समय क्वेश्चन नंबर 6 का भी आप लोग इसको उत्तर हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 नंबर। 7 में देखिए क्या है? भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई? संक्षिप्त में वर्णन करें। क्या है? भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, इसको संक्षिप्त में वर्णन करें यानी कि विस्तार में। इसका देखिए उत्तर में लिख सकते हो क्या चीज? भारत में सहकारिता की शुरुआत पिछली शताब्दी के प्रारंभ में हुई। कब हुई थी? पिछली शताब्दी के प्रारंभ में हुई थी। इसमें निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान एवं किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियों की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा। क्या है? इसलिए सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख क्या है? कब से? 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ। क्या है? कब हुआ था? 1904 में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको लोग को, जिसमें अनुसार गांव या नगर में कोई भी व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकता है। इससे अनुसार क्या है? कोई भी नगर के व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति की स्थापना कर सकता है। इसमें सुधार लाने तथा इसके क्षेत्र में विस्तृत रूप देने के लिए 1912 ईस्वी में एक और अधिनियम बनाया गया है। 1912 में एक और नियम बनाया गया था और 1919 में राजनीति सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रति सरकारों तथा हस्तांतरित के विषय बन गई। एक अतएव इसके संचालन का भार अब राज्य सरकारों के हाथ में आ गया था। क्या है? आ गया था। देखिए सहकारिता समिति की वित्तीय आवश्यकता को क्या है? सहकारिता समिति की वित्तीय आवश्यकता को पूर्ति सरकारी बैंक के द्वारा होती है। क्या होती है? सरकारी बैंक के द्वारा होती है, जो हमारे देश में 3 स्तर पर काम करते हैं। पहला प्राथमिक सरकारी समिति, दूसरा स्वतः केंद्रीय सरकारी बैंक, तीसरा स्वतः राज्य सरकारी बैंक। इस तरह क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लीजिएगा लो एक एक लाइन से। अब आप देखते लो क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में गए सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। क्या चीज? सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। देखिए इसका कैसे करेंगे लोग? इसका उत्तर लिखे सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा, जिला और जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है। क्या है? ऋण को मुहैया कराया जाता है। इससे छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है। इससे छोटे पैमाने पर साख और ऋण की सुविधा प्रदान होती है। इस समय कितना चैप्टर नंबर 4 अर्थशास्त्र का कंप्लीट हो गया आप लोग का। आज चैप्टर नंबर 3, 2 और 1 कंप्लीट कर जाएगा। वो वीडियो आप लोग नहीं देख रहे थे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे, जाकर आप लोग इसको देख लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट का इस चैनल पर पूरा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव
कराया जाता है, जाके आप लोग के एग्जाम में ज़रूरत है। आप लोग उसको जरूर पढ़ लीजिएगा लोग। तब तक के लिए बाय।